नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत ये 32वां भाग है और भौगोलिक चिंतन में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास, यानी प्राचीन भारत में किस प्रकार से भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ और किस प्रकार का भौगोलिक ज्ञान प्राचीन भारत में उपलब्ध था। यानी प्राचीन भारतीय विद्वान जो है वो कितना भौगोलिक ज्ञान रखते थे, या जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, महाभारत है या पुराण है, उनमें किस प्रकार के भौगोलिक जानकारियाँ हमें मिलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसमें हम पढ़ रहे थे सप्तद्वीप के बारे में, यानी जो ज्ञात भूस्थल खंड थे उनको पुराणों में सप्तद्वीप में बांटा गया था। सप्तद्वीपों के बारे में हम पढ़ रहे थे। सप्तद्वीपों में हमने 5 द्वीप पढ़ लिए थे, यानी हमने जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ लिया था, इसके अलावा कुश द्वीप के बारे में पढ़ लिया था, प्लक्स द्वीप के बारे में पढ़ लिया था, इसके अलावा क्रोंच द्वीप के बारे में पढ़ लिया था, और शाल्मली जो द्वीप हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन द्वीपों का नामकरण है वो यहाँ पर मिलने वाली वनस्पति यानी पेड़ पौधों के आधार पर, घास के आधार पर या पर्वतों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। तो अगला जो द्वीप है वह है शकद्वीप। शकद्वीप या शाक द्वीप भी इसको कहा गया है। शकद्वीप, जैसे कि हम नामकरण के बारे में जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि शकद्वीप जो है उसका नामकरण यहाँ पर घास की उपलब्ध जो वनस्पति थी, यानी घास वनस्पति जो थी उसके आधार पर इसका नामकरण शकद्वीप किया गया था। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो जैसे हमने अलग अलग विद्वानों के जो नाम विभाजन के बारे में पढ़ा, जैसे एस एम अली है, अय्यर हैं, विलफोर्ड है या के गेरिनी है, तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो विस्तार है वो बताया। जैसे सबसे पहले शकद्वीप के बारे में हम देखें तो एस एम अली ने जो है वो इस द्वीप का विस्तार जो एशियाई क्षेत्र है उसमें मानते हैं, और विशेषतः जो मानसूनी एशिया है उसमें इस क्षेत्र का इन्होंने विस्तार माना है। यानी हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानसूनी प्रदेश है उसमें एस एम अली ने इसका विस्तार माना है। दक्षिण पूर्वी एशिया का मानसूनी प्रदेश, यानी एस एम अली के अनुसार जो शकद्वीप है उसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मानसूनी प्रदेश है, यानी जो दक्षिणी एशिया के विशेषतः जो द्वीपीय देश हैं उस क्षेत्र में इसका विस्तार माना है। यानी हम देखें इसमें श्रीलंका से लेकर के आगे जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ये जो द्वीपीय देश हैं इसके अंदर इसका विस्तार माना है, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इसका विस्तार माना है। इसके अलावा हम अय्यर की अगर हम बात करते हैं तो अय्यर के अनुसार इस द्वीप का विस्तार जो दक्षिणी तुर्किस्तान है उसमें इसका विस्तार अय्यर ने माना है। अय्यर के अनुसार दक्षिणी तुर्किस्तान, ये थोड़ा इससे एस एम अली से अलग मानते हैं। तुर्किस्तान में जो शकद्वीप है उसका विस्तार अय्यर ने माना है। अगर हम विलफोर्ड की बात करें तो ये भी उससे ऊपर, यानी ब्रिटिश द्वीप समूह की हम बात करें प्रशांत महासागर में तो अटलांटिक महासागर में तो ब्रिटिश द्वीप समूह जो है उसमें इसका विस्तार इन्होंने माना है। तो विलफोर्ड ने इसका विस्तार माना है ब्रिटिश द्वीप समूह में, यानी ब्रिटिश द्वीप समूह में विलफोर्ड ने इसका विस्तार माना है। इसके अलावा जो के गेरिनी है वो इसका विस्तार
के गिरी ने जो शक द्वीप है उसका विस्तार माना है। कंबोज और थाईलैंड वाला जो प्रदेश है, यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, मानसूनी एशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर के गिरिनी ने इसका विस्तार माना है। यानी जैसे एस एम अली ने माना है उसी प्रकार से के गिरिनी ने भी कंबोज एवं थाईलैंड क्षेत्र, तो के गिरिनी के अनुसार कंबोज और थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है उसमें इसका विस्तार इन्होंने माना है। तो इस प्रकार अली ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में के मानसूनी प्रदेश में, अय्यर ने दक्षिणी तुर्किस्तान में, विलफोर्ड ने जो ब्रिटिश द्वीप समूह है उसमें, और के गिरिनी ने कंबोज तथा थाईलैंड की जो भूमि है उसके ऊपर विस्तृत बताया था शक को, यानी शक का विस्तार है वो इस क्षेत्र में इन्होंने बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस द्वीप की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने पढ़ा ये किसके आधार पर है, यानी घास वनस्पति के आधार पर इसका नामकरण किया गया। शक का नामकरण किसके आधार पर, यहाँ पर घास की अधिकता, इस प्रदेश को हरा भरा प्रदेश बताया गया है। घास भूमि थी ये और इसको हरा भरा प्रदेश बताया गया है। इसके अतिरिक्त ये बताया गया है कि इस द्वीप के ऊपर 7 नित्यवाही नदियां थीं, यानी इस द्वीप के ऊपर ऐसी 7 नदियां थीं जो हमेशा बहती रहती थीं। इस द्वीप पर 7 नित्यवाही नदियां थीं। नित्यवाही मतलब हमेशा बहने वाली। तो इस द्वीप के ऊपर 7 नित्यवाही नदियों को बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस द्वीप के ऊपर जो कुछ विशेष वृक्षों के बारे में बताया गया है, यानी पुराणों में यह बताया गया है कि इस द्वीप के ऊपर जो सागवान के जो वृक्ष थे उनकी अधिकता थी। इसके अलावा यहाँ पर शाक वनस्पति यानी घास जो है वो अधिक पाई जाती थी। इस द्वीप पर साल सागवान तथा शाक वनस्पति की अधिकता थी। तो नित्यवाही नदियां थी। इसके अलावा अब नित्यवाही नदियां थी, इसका मतलब इस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति भी कैसी थी, अच्छी थी। तो इस क्षेत्र में इस द्वीप के ऊपर जो साल एवं सागवान के वृक्ष थे उनकी अधिकता पाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर शाक वनस्पति यानी घास वनस्पति है वो ज़्यादा पाई जाती थी। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रदेश कैसा था, ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जलवायु कैसी होगी, उष्ण आर्द्र जलवायु होगी। तो इस प्रदेश की जलवायु कैसी बताई गई है, इस प्रदेश में उष्ण आर्द्र जलवायु जाती थी। तो उष्ण आर्द्र जलवायु इस प्रदेश में बताई गई है। इसके अलावा साल, सागवान और शाक वनस्पति बताई गई है। नित्यवाही नदियाँ बताई गई हैं। इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो यह सही वर्णन लगता है कि यह दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही मानसूनी क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है और इस क्षेत्र में नित्यवाही नदियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा साल, सागवान के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। शाक वनस्पति भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा उष्ण आर्द्र जलवायु भूमध्य रेखा के निकट है और इस क्षेत्र में वर्षा भी ज़्यादा होती है, तापमान भी उच्च बने रहते हैं। तो इसलिए ये क्या है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो एशियाई पूर्वी दक्षिणी पूर्वी जो मानसूनी एशिया है वो प्रदेश इसमें सही लगता है एकदम। तो इसलिए इसको क्या है, जो एस.एम. अली का वर्णन है वो हम सही कह सकते हैं। इसके अलावा पुराणों में यह भी लिखा गया है कि शक द्वीप के ऊपर एक जाति पाई जाती थी जिसको इन्होंने सूर्य उपासक जाति कहा है। यानी इस द्वीप पर
सूर्य उपासक या सूर्योपासक जाति निवास करती है। यानी पुराणों में लिखा गया है कि इस द्वीप के ऊपर सूर्य उपासक जाति है वो निवास करती है, यानी सूर्य की उपासना करने वाली जाति है वो निवास करती है। और सूर्य उपासक जाति या जो एशिया के लोगों की बात करें तो वो सूर्य को एक देवता के रूप में या भगवान के रूप में उसकी सूर्य की पूजा एशियाई देशों में की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश का विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी मानचिन्ही एशियाई प्रदेश में था, क्योंकि यही प्रदेश सूर्य की उपासना करने वाले लोगों का मुख्य क्षेत्र है, यानी सूर्य की उपासना करने वाले लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इस प्रकार जो एस.एम. अली का वर्णन है या दक्षिणी पूर्वी एशिया जिन्होंने एस.एम. अली ने बताया वैसे ही एक प्रकार से लगता है, क्योंकि इस प्रदेश में घास प्रदेश बताया गया है, हरा भरा प्रदेश बताया गया है, साल सागवान के वनस्पति बताई गई है, सूर्य उपासक जाति रहती है, 7 नित्यवायी नदियाँ भी बताई गई हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु बताई गई है। तो इस प्रकार शक द्वीप का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया या मानसूनी एशिया माना जा सकता है। तो ये था शक द्वीप। इसके अलावा जो अंतिम द्वीप है वह है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप का निर्धारण है वो पर्वतों के आधार पर हुआ है। क्रोंच और पुष्कर द्वीप हैं वो पर्वतों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। नंबर 7 पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप को जम्बू द्वीप के पूर्व में स्थित बताया गया है। यानी जम्बू द्वीप के पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप को जम्बू द्वीप के पूर्व में स्थित बताया गया है। इसके अलावा पुराणों में यह भी लिखा गया है कि पुष्कर द्वीप के ऊपर कमल के जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। तो इस द्वीप पर कमल के फूलों की अधिकता बताई गई है। यानी इसके ऊपर, इस द्वीप के ऊपर कमल के फूल हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते थे, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। अगर हम इस क्षेत्र की विस्तार की बात करें, इस द्वीप की विस्तार की बात करें तो एस.एम. अली के अनुसार इस द्वीप का विस्तार तटवर्ती चीन में, मंचूरिया में और साइबेरिया जो पूर्वी भाग है उसमें बताया गया है। तटवर्ती पूर्वी चीन में, मंचूरिया तथा पूर्वी साइबेरिया के अंदर इस द्वीप का विस्तार एस.एम. अली ने बताया है। तटवर्ती पूर्वी चीन, इसके अलावा मंचूरिया तथा पूर्वी साइबेरिया। तो एस.एम. अली ने तटवर्ती चीन यानी जम्बू द्वीप से पूर्व की तरफ ये है, तो स्वाभाविक सी बात है तटवर्ती क्षेत्र पूर्वी चीन और मंचूरिया तथा साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसमें एस.एम. अली ने इसका विस्तार बताया है, जो कि ये क्षेत्र जो है वो वास्तव में जो जम्बू द्वीप था उसके पूर्व की ओर स्थित था। इसके बाद अगर हम अय्यर की बात करें तो इन्होंने जो स्किथिया का समीपवर्ती क्षेत्र था उसमें इसका विस्तार बताया है। अय्यर ने स्किथिया क्षेत्र में इसका विस्तार बताया है। इसके अलावा हम अगर विलफोर्ड के अनुसार देखें तो विलफोर्ड ने इस क्षेत्र का विस्तार जो आइसलैंड वाला क्षेत्र है उसमें बताया है। आइसलैंड द्वीप जो है उसके ऊपर इसका विस्तार बताया है आइसलैंड में। इसके अलावा कि
गेरेनी के अनुसार अगर हम इसका विस्तार देखें तो के गेरेनी ने जो पुष्कर द्वीप है उसका विस्तार चीन के क्षेत्र में बताया है, और इसके अलावा इन्होंने जो उत्तरी चीन या मंचूरिया, पूर्वी साइबेरिया यानी तट, ये जो क्षेत्र है पूरा एसएम अली ने बताया है, वही है सेम। इसमें हम उत्तरी चीन, इसके अलावा मंचूरिया और पूर्वी साइबेरिया। तो के गेरेनी ने इसका विस्तार उत्तरी चीन में मंचूरिया और पूर्वी साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें बताया है। तो इस प्रकार पुष्कर द्वीप का विस्तार है वो जम्बू द्वीप के पूर्व में स्थित है, यानी तटवर्ती भाग में यह द्वीप है वो फैला हुआ है। कमल के फूलों की अधिकता बताई गई है, और कमल के फूलों की अधिकता है, इसी कारण यहाँ के जो निवासी है उनके बारे में बताया गया है कि ये कमल के पत्तों का और कमल के फूलों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे। यहाँ के निवासी कमल के फूलों तथा पत्तों का उपयोग करते हैं, ऐसा इनके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा देखें तो इस द्वीप की जलवायु वर्ष भर समान रहती है। ऐसा भी कहा गया है कि इस द्वीप की जलवायु है वो वर्ष भर क्या है, समान रहती है। ऐसा भी इस द्वीप के बारे में कहा गया है, यानी वर्ष पर्यंत यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इस द्वीप में मानसरोवर जो पर्वत है वो इस प्रदेश को 2 भागों में बांट देता है, यानी मानसरोवर पर्वत इस द्वीप को 2 भागों में बांटता है। मानसरोवर पर्वत इस द्वीप को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग तटवर्ती एवं आर्द्र है। तो मानसरोवर पर्वत इस द्वीप को 2 भागों में बांट देता है, और इस द्वीप का जो पूर्वी भाग है वो आर्द्र जलवायु वाला है, यानी तटवर्ती भाग है आर्द्र जलवायु है, सम जलवायु पाई जाती है। तो तटीय भाग है उसमें समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए आर्द्र एवं सम जलवायु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी भाग शुष्क एवं मरुस्थलीय भाग है। तो ऐसा भी इसमें बताया गया है कि पूर्वी भाग है वो तटवर्ती है, आर्द्र है तथा वहाँ पर समकारी जलवायु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी भाग है वह शुष्क प्रदेश है, यानी वहाँ पर शुष्कता वाला वातावरण देखने को मिलता है। साथ में इस प्रदेश को कैसा बताया गया है, मरुस्थलीय प्रदेश, इस क्षेत्र को यानी पश्चिमी भाग जो है पुष्कर द्वीप का उसको मरुस्थलीय क्षेत्र बताया गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में इसका जो पूर्वी भाग है उसके बारे में ये बताया गया है कि यह देव रमण तुल्य क्षेत्र है। मत्स्य पुराण में पूर्वी भाग को यानी पुष्कर द्वीप के पूर्वी भाग को देव रमण
तुल्य प्रदेश बताया है। यानी मत्स्य पुराण के अनुसार जो पुष्कर द्वीप का पूर्वी भाग है वो देवताओं के निवास योग्य या देवताओं के रमण करने योग्य प्रदेश उसको बताया गया है, जिसमें देवता रमण करते हों, इस प्रकार का प्रदेश इसे बताया गया है। तो ये जो 7 द्वीप हमने पढ़े, जैसे जम्बू द्वीप है, कुश द्वीप है, प्लक्स द्वीप है, सालमली द्वीप है, इसके अलावा क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप या शक द्वीप है, या फिर अंतिम ये पुष्कर द्वीप है। इन 7 द्वीपों के बारे में पुराणों में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इनका हमने विस्तार देखा, इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब इन द्वीपों के अतिरिक्त पुराणों में 7 महासागरों या 7 सागरों का भी वर्णन किया गया है। यानी पुराणों में ये बताया गया है कि ये जो 7 द्वीप थे, इनके चारों ओर या इनके इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है उसमें जो जलराशि फैली हुई थी, यानी जलीय भाग जो फैला हुआ था, उसको 7 सागरों में बांटा गया है। तो इन द्वीपों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम उन 7 सागरों के बारे में, इसके अतिरिक्त पर्वत एवं नदियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।